भारतीय संविधान वो सिर्फ कानूनों का एक दस्तावेज नहीं है, वो एक बेहतर समाज का सपना भी है। और इसी सपने का एक बहुत अहम हिस्सा है अनुच्छेद 47। ये कहता है कि लोगों का पोषण, उनका जीवन स्तर और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारना राज्य का पहला कर्तव्य होगा। बिल्कुल। और आज हम इसी एक विचार की गहराई में उतरेंगे। देखिए, हमारे पास जो स्रोत हैं वो संविधान सभा की बहसों से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों तक जाते हैं, और फिर एनएफएचएस के ताज़ा आंकड़े भी हैं, ज़मीनी नीतियों का विश्लेषण है। तो कोशिश यही समझने की है कि संविधान में लिखे गए वो ऊंचे आदर्श और जो रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयां हैं, उनके बीच तालमेल कहाँ है और टकराव कहाँ है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। अनुच्छेद 47 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? अच्छा, तो ये सरकार के लिए एक नैतिक जिम्मेदारी हुई, पर कानूनी बाध्यता नहीं। मतलब अगर सरकार ये नहीं कर पाती तो हम उसे अदालत में नहीं घसीट सकते। सही पकड़ा। लेकिन ये देश के शासन के लिए मौलिक माने जाते हैं। और अनुच्छेद 47 में दो बड़ी बातें हैं। पहली, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना, और दूसरी, स्वास्थ्य के लिए जो हानिकारक नशीले पेय और पदार्थ है उन पर रोक लगाने की कोशिश करना। और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो इस दूसरे हिस्से पर, मतलब शराबबंदी को लेकर जबरदस्त बहस हुई थी। जबरदस्त बहस। एक तरफ बीजी खेर जैसे सदस्य थे, वो गांधीवादी विचारधारा से बहुत प्रेरित थे। उनका तर्क साफ था, शराब पीना स्मृतियों और इस्लाम दोनों में एक घातक पाप है, और इससे भी बढ़कर इससे गरीबों और मजदूरों के परिवार आर्थिक रूप से तबाह हो जाते हैं। बिल्कुल, कि वो अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा इस पर खर्च कर देते हैं। लेकिन हर कोई इस बात से सहमत नहीं था। हाँ, कुछ लोगों को इसमें व्यक्तिगत आजादी का हनन भी दिखा, है ना? बिल्कुल। बीएच खड़देकर ने इसका पुरजोर विरोध किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आपने शराबबंदी की तो अमेरिका की तरह यहाँ भी वो अवैध शराब का एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा हो जाएगा। इससे भ्रष्टाचार और संगठित अपराध को बढ़ावा मिलेगा। उनका मानना था कि राज्य को लोगों के किचन और उनकी निजी जिंदगी में इतना दखल नहीं देना चाहिए। तो एक तरफ गांधीवादी आदर्श, दूसरी तरफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और फिर इसमें एक तीसरा बहुत ही जरूरी एंगल भी था जो आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने सामने रखा। और वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन्होंने सभा को याद दिलाया कि राइस बियर, मतलब चावल से बनी शराब, वो कई आदिवासी समुदायों के धार्मिक और सामाजिक जीवन का एक अटूट हिस्सा है। अच्छा। वो उनके देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है, जन्म और मृत्यु के संस्कारों में इस्तेमाल होती है। ये उनके लिए सिर्फ नशा नहीं, उनकी संस्कृति है। तो ये तो तीन अलग अलग दुनियाएं हो गईं। एक तरफ नैतिक सुधार, दूसरी तरफ निजी आजादी, और तीसरी तरफ सांस्कृतिक अधिकार। इनमें तालमेल बैठाना तो लगभग नामुमकिन लग रहा है। यहीं पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। उन्होंने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। उन्होंने साफ किया कि यह अनुच्छेद एक आदर्श है, कोई बाध्यकारी कानून नहीं। राज्य इस दिशा में प्रयास करेंगे। अच्छा, तो उन्होंने इसे एक सख्त कानून बनाने के बजाय एक लक्ष्य बना दिया। बिल्कुल, इससे दोनों पक्षों की बात रह गई। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि संविधान की 6ठी अनुसूची आदिवासी क्षेत्रों के अधिकारों की रक्षा करेगी। मतलब उनकी सहमति के बिना ऐसे कानून उन पर थोपे नहीं जा सकते। और आखिर में औषधीय प्रयोजनों को छोड़कर जैसी बात जोड़ दी गई ताकि जरूरी दवाओं पर असर न पड़े। तो इस तरह एक आदर्श तैयार हुआ। लेकिन संविधान की किताब में लिखे आदर्श और जमीन की हकीकत में अक्सर एक फासला होता है। चलिए सबसे पहले पोषण के मोर्चे पर देखते हैं कि ये फासला कितना बड़ा है। यहाँ तस्वीर मिली जुली है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 के आंकड़े बताते हैं कि कुछ अच्छी खबर है, जैसे बच्चों में स्टंटिंग, मतलब उम्र के हिसाब से कद का छोटा रह जाना, वो NFHS 3 में 48.3% था, जो अब घटकर 35.5% हो गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये तो अच्छी खबर है, लेकिन जैसा कि आपने कहा तस्वीर मिली जुली है। तो चिंता की बात क्या है? चिंता की दो बातें हैं। एक कि सुधार की ये रफ्तार अब धीमी पड़ गई है, और दूसरी जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो ये कि महिलाओं में एनीमिया, मतलब खून की कमी, वो कम होने की बजाय बढ़ गई है। बढ़ गई है? हाँ, NFHS 4 में ये 53.1% थी,
जो NFHS 5 में बढ़कर 57.0% हो गई है। 57%? इसका मतलब है कि देश की आधी से ज्यादा महिलाएं इस स्वास्थ्य समस्या से जूझ रही हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये तो एक गंभीर चेतावनी है। लेकिन हमारे पास तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ICDS, मिड डे मील जैसी बड़ी बड़ी योजनाएं हैं। फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? दिक्कत ये है कि योजनाएं तो हैं, पर जमीन पर उतरते उतरते दम तोड़ देती हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि असली समस्या कार्यान्वयन में है, इम्प्लीमेंटेशन में। अलग अलग मंत्रालय एक साथ मिलकर काम नहीं करते, दिल्ली से पैसा आने में देर हो जाती है और कोई ठीक से निगरानी नहीं करता कि काम हो भी रहा है या नहीं। नतीजा, फायदा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। तो पोषण के मामले में कहानी मिली जुली है, लेकिन अनुच्छेद 47 का एक और पहलू है जिसने हमेशा से ही ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, और वो है शराबबंदी। यहाँ आदर्श और यथार्थ का टकराव और भी ज्यादा गहरा है। बहुत गहरा। इसकी कानूनी नींव तो 1951 में ही पड़ गई थी, स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम FN बलसारा मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने तब कहा था कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए शराबबंदी लगाना व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर एक उचित प्रतिबंध है। और इसका सबसे क्लासिक उदाहरण शायद गुजरात है, जहां 1960 से ही, मतलब राज्य बनने के साथ ही, शराबबंदी लागू है। ये तो उनकी गांधीवादी पहचान का प्रतीक बन गया है। हाँ, और गुजरात का आर्थिक मॉडल भी ऐसा है कि वो शराब से मिलने वाले टैक्स पर ज्यादा निर्भर नहीं है। लेकिन यहाँ भी आदर्श और व्यवहारिकता के बीच एक संतुलन दिखता है। हाल ही में निवेश खींचने के लिए गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में कुछ शर्तों के साथ शराब पीने की छूट दी गई है। ये दिखाता है कि समय के साथ नीतियों को बदलना पड़ता है। इसकी तुलना अगर हम बिहार से करें तो वहाँ की कहानी बिल्कुल अलग है। वहाँ 2016 में पूर्ण शराबबंदी लागू की गई। हाँ। और इसका सबसे बड़ा दबाव महिला स्वयं सहायता समूहों की तरफ से आया था। बिल्कुल, वो शराब को घरेलू हिंसा और गरीबी की सबसे बड़ी जड़ मानती थी। और देखिए, इसके कुछ सकारात्मक नतीजे भी दिखे। एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है लैंसेट, उसकी रिपोर्ट बताती है कि शराबबंदी के बाद बिहार में लगभग 21 लाख महिलाओं ने कहा कि उनके साथ होने वाली घरेलू हिंसा में कमी आई है। अच्छा। और सिर्फ इतना ही नहीं, हत्या, लूट और सड़क दुर्घटनाओं जैसे गंभीर अपराधों में भी गिरावट दर्ज की गई। ये आंकड़े तो काफी प्रभावशाली हैं, लेकिन क्या ये पूरी कहानी बताते हैं? क्योंकि इसका दूसरा पहलू भी है। जैसा कि भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने कहा था कि इस कानून को बनाने में प्रशासनिक दूरदर्शिता की कमी थी। और उनका इशारा इस कानून के परिणामों की तरफ था। इस एक कानून की वजह से बिहार की अदालतें मुकदमों से भर गईं। लाखों लोग, जिनमें ज्यादातर गरीब तबके के हैं, वो जेलों में बंद हो गए। अदालतों का कीमती समय सिर्फ जमानत की अर्जियों पर सुनवाई में जाने लगा। तो एक समस्या को सुलझाने के लिए कई नई समस्याएं पैदा हो गईं। राजस्व का नुकसान और पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की तस्करी, वो तो है ही। सही बात है। और इन्हीं चुनौतियों की वजह से बिहार सरकार को भी अपने कदम थोड़े पीछे खींचने पड़े। अब उन्होंने कानून में कुछ बदलाव किए हैं, जैसे पहली बार पकड़े जाने पर जेल की बजाय सिर्फ जुर्माना, जो दिखाता है कि सिर्फ आदर्श से काम नहीं चलता, जमीनी हकीकत को भी देखना पड़ता है। पूर्ण निषेध लागू करना बेहद जटिल काम है। यहाँ एक और दिलचस्प मोड़ है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। अनुच्छेद 47 में नशीले पेय और ड्रग्स का जिक्र तो है, लेकिन तंबाकू का नहीं। और ये बात हैरान करने वाली है, क्योंकि अगर हम आज देखें तो तंबाकू शराब से कहीं ज्यादा जाने लेता है। इसे एक ऐतिहासिक चूक कहा जा सकता है। हमारे स्रोत बताते हैं कि इस पर बहस तो हुई थी। संविधान सभा में सरदार भूपिंदर सिंह मान नाम के एक सदस्य थे। उन्होंने ड्रिंक्स और ड्रग्स के बीच तंबाकू शब्द जोड़ने का प्रस्ताव भी दिया था। तो मतलब मौका था, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कमाल है, क्यों खारिज कर दिया गया इसे? शायद उस समय तंबाकू को लेकर उतनी स्वास्थ्य जागरूकता नहीं थी, या उसे शराब जितना बड़ा सामाजिक खतरा नहीं माना गया था। लेकिन इस एक चूक का नतीजा बहुत भयानक निकला है। कितना भयानक? विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार तंबाकू से भारत में हर साल 10 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं। और 2011 का एक अध्ययन है, उसके मुताबिक तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के इलाज और उत्पादकता के नुकसान की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को 1,04,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। एक मिनट, 1,04,500 करोड़ रुपए का नुकसान? ये तो कई छोटे राज्यों के सालाना बजट से भी ज्यादा है। और ये 2011 का आंकड़ा है। ये तो वाकई चौंकाने वाला है कि जिस चीज से इतना नुकसान हो रहा है वो संविधान की बहस में इतनी आसानी से नजरअंदाज कर दी गई। इसीलिए आज ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर अनुच्छेद 47 में तंबाकू को शामिल कर लिया जाए तो राज्यों को इसके खिलाफ कड़े कदम उठाने का एक मजबूत संवैधानिक आधार मिल जाएगा।
जैसे शराबबंदी को लेकर राज्यों के पास स्पष्ट शक्ति है, वैसी ही शक्ति उन्हें तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने के लिए भी मिल सकती है। ये एक तंबाकू मुक्त भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटे तो हमने अनुच्छेद 47 के एक महान आदर्श से शुरुआत की थी। एक ऐसा राज्य जो अपने लोगों के स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखता है। और हमने देखा कि ये आदर्श जमीन पर कैसे कैसे रूपों में उतरता है। पोषण में कुछ सफलताएं हैं तो महिलाओं में एनीमिया जैसी गहरी चुनौती भी है। शराबबंदी पर एक राष्ट्रीय बहस चल रही है, जहां सामाजिक सुधार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक हकीकत के बीच एक पॉस्टन खींचतान है। और इसमें एक और दिलचस्प कानूनी पहलू जुड़ गया है। पिछले कुछ दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का दायरा बहुत बढ़ा दिया है। अदालत ने कई बार कहा है कि स्वास्थ्य का अधिकार भी जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है, और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इससे होता यह है कि अनुच्छेद 47 का जो नैतिक निर्देश था, वो अब एक तरह से अनुच्छेद 21 के जरिए मौलिक अधिकार का हिस्सा बनता जा रहा है। अब राज्य ये कहकर आसानी से अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता कि ये तो सिर्फ एक निदेशक तत्व है। अदालतें अब स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पर सरकार को सीधे तौर पर जवाबदेह ठहरा सकती हैं। तो संविधान एक जीवंत दस्तावेज है जो समय के साथ विकसित होता रहता है। बिल्कुल। और यहीं हम आज की चर्चा को एक विचार के साथ समाप्त करते हैं। अगर सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना राज्य का एक मौलिक कर्तव्य है और अब एक तरह से मौलिक अधिकार का हिस्सा भी, तो इसे पूरा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए? क्या यह तरीका पूर्ण निषेध है, जैसा कि अनुच्छेद 47 में सुझाया गया है, या फिर जैसा कुछ विश्लेषक कहते हैं, हमें जिम्मेदार उपयोग को बढ़ावा देने और नुकसान कम करने पर ध्यान देना चाहिए? राज्य का कर्तव्य कहां समाप्त होता है और व्यक्ति की जिम्मेदारी कहां से शुरू होती है?